सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अक्षय बारहवीं। और आज हम डिस्कस करेंगे एमएसटी सीडी 2021 में जितने भी आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं वो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका पार्ट 1 है। आपके पार्ट्स में वीडियो अपलोड हो रहे होंगे, जैसे ये हमारा 01 पार्ट है और इसके कई पार्ट्स आपके आने वाले हैं। और इसी तरह से आपके एमएसटी सीईटी में जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, वो पार्ट्स आपके अपलोड हो रहे होंगे कुछ दिनों में। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन है और एमएसटी सीईटी में जितने भी आपके 2021 के क्वेश्चंस हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे और ऐसे ही हमारे पार्ट्स हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे होंगे। सो टेंशन नहीं लेना है यार, और आपका भैया आपके साथ है। तो शुरुआत करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपको एमएसटी सीईटी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो आपके लिए अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक्सेस कर सकते हैं। सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू वन वन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन x प्लस वाई आर। ओके, द इक्वेशंस ऑफ लाइंस थ्रू वन वन। ओके, इक्वेशंस ऑफ लाइंस हमें पूछा है जो वन वन से पास करती है एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। सो एक लाइन है जो कि वन वन से पास हो रही है एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन एक्स प्लस वाई। तो हमें क्या करना है, इनकी इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो बेसिकली इजी क्वेश्चन है, आपको आ जाएगा। ओके, इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है और क्या क्या है। तो सबसे पहले वह हमारे पास है एक इक्वेशन, जैसे x, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास है जीरो। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं जैसे कुछ ऐसे, जैसे y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो यहाँ पर इस केस में क्या हुआ, जैसे y इज इक्वल्स टू हमारा एम एक्स का जैसे फॉर्मेट होता है, मतलब m हमारा स्लोप है, तो इस केस में हमारा जो m है वो है हमारा माइनस ऑफ वन। सो m हमारा है यहाँ पर माइनस ऑफ वन, यहाँ पर हम इसे m1 बोल देते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर हम m1 की बात करें तो m1 आपके पास है इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन, और m2 जो है आपका, इसे हम बोल देते हैं बेसिकली m। तो यहाँ पर अगर आपको पता है कि दो लाइंस के बीच में अगर एक एंगल है, दो लाइंस के बीच में अगर एक एंगल है, तो वहाँ पर आपका एक फॉर्मूला लगता है जो कि होता है आपका tan थीटा। ओके, सो tan थीटा आपका होता है, बेसिकली बात करेंगे जैसे m1 माइनस एम टू, m1 माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, वन प्लस एम वन एम टू, ये आपका फॉर्मूला होता है बेसिकली स्टूडेंट्स। तो आपके पास थीटा तो पता है, आपके पास क्या है, आपका थीटा है यहाँ पर बेसिकली 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अगर 45 डिग्री थीटा है आपका, मतलब tan ऑफ 45 बेसिकली क्या है, tan ऑफ 45 जो है आपका वो आपका है वन। tan ऑफ 45 वो है आपका वन, वो हम बाद में लिख देंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है और हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो यार आपका ये इजी क्वेश्चन है, आपको समझना होगा बेसिकली एक एक क्वेश्चन को। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन होता है वो बात बहुत आसान होते हैं, बस आपको समझना होगा। जैसे tan ऑफ 45 है और यहाँ पर आपका आ रहा होगा m2, यहाँ m1 यहाँ पर है आपका माइनस ऑफ वन, और यहाँ पर आपका है माइनस ऑफ m2। m2 को हमारे हमने बोल दिया है m अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, यानी माइनस ऑफ m होगा यहाँ पर बेसिकली। ये आपका क्या होगा, m1 इंटू एम टू, ये आपका होगा माइनस ऑफ वन, और ये आपका मॉड है यहाँ पर। तो एक बार हम इसे अच्छे से लिख देते हैं, जैसे मॉड जो होगा आपका, जैसे माइनस वन माइनस एम अपॉन वन माइनस ऑफ एम होगा। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होने वाला था, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी थी, इसलिए हम इसे रेक्टिफाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम रेक्टिफाई करने वाले हैं। हमारी गलती कुछ भी नहीं थी, लेकिन हमने बस इसे यहाँ पर m नहीं लिखा था, माइनस ऑफ m यहाँ पर हमने लिखना चाहिए था। तो ओके, तो यहाँ पर आपका आ चुका है। जैसे tan ऑफ 45 कितना होता है वन। तो हम इसको ओपन करेंगे, तो ये ओपन कैसे होगा, जैसे एक बार ये प्लस के साथ ओपन होगा और एक बार ये माइनस के साथ ओपन होने वाला है। ये जो मॉड है आपका, एक बार प्लस वन के साथ ओपन हो जाएगा और प्लस और माइनस वन के साथ एक बार ओपन हो जाएगा बेसिकली। सो माइनस वन माइनस एम अपॉन वन माइनस एम,
इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पर आपका ये 1 है और इज इक्वल टू आपका ओपन हो जाएगा बेसिकली ये माइनस के साथ, -1 माइनस ऑफ एम -1 अपॉन 1 माइनस ऑफ एम। तो बेसिकली यहाँ से दो इक्वेशन आ रही होगी आपकी, जैसे 1 माइनस एम इज इक्वल टू -1 होगा और यहाँ पर आपका माइनस एम आने वाला है। तो यहाँ पर आपके m और m कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर m इज इक्वल टू आ रहा है इन्फिनिटी। और इस केस की अगर हम बात करें तो इस केस में क्या होगा बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर होगा 1, ओके, यहाँ पर होगा -1 प्लस m होगा और यहाँ पर क्या होगा आपका -1 माइनस ऑफ m। तो यहाँ पर आपका कैंसल हो जाएगा बेसिकली इस केस में, और आपका माइनस, आपका प्लस m है और आपका ये वाला भी माइनस m है, मतलब कि ट्वाइस m इज इक्वल्स टू आपका ये ज़ीरो आ जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर हम इसे यहाँ पर इस साइड ले लेंगे तो ट्वाइस m इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब m इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा बेसिकली। तो एक केस में आपका ये m इन्फिनिटी आ रहा है और एक केस में आपका ये m ज़ीरो आ रहा है। तो अभी हम दोनों m लगाकर एक इक्वेशन बनाएंगे। ओके, दोनों m मतलब आपके जो दोनों स्लोप्स के साथ जो दोनों इक्वेशन आपकी बनेगी वो हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे। जैसे आपका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर x1 हम इसे लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका m ज़ीरो है, मतलब ये ज़ीरो आ जाएगा, और y2 आपके पास है मतलब y माइनस ऑफ 1 अपॉन x माइनस ऑफ 1। और यहाँ पर अगर हम बोले तो यहाँ पर आपका इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर क्या होगा y माइनस ऑफ 1 अपॉन x माइनस ऑफ 1 होगा बेसिकली। तो अगर इन्फिनिटी है तो ज़ीरो x माइनस 1 ही ज़ीरो होगा। ओके, और अगर ज़ीरो है तो y माइनस 1 ज़ीरो होगा। इन्फिनिटी के केस में डिनोमिनेटर को ज़ीरो हमें करना पड़ता है और ज़ीरो के केस में हमें y माइनस 1 को ज़ीरो करना होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके दोनों इक्वेशंस आ गए हैं, जैसे y माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये जो है आपके आंसर्स आ चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और ये जो है हम डी मार्क करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे डी ऑप्शन इस केस में हम मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे x माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, आपके नोट्स बहुत अच्छे से बनने चाहिए, और बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है और एज अ मॉक टेस्ट आप इसे ले सकते हैं। पीडीएफ में जितने भी सवाल हैं वो आप सॉल्व करें, फिर यहाँ पर सॉल्यूशन देखने के लिए आए। ओके, सो हमने टाइमर भी सेट करवा दिया है कि 51 क्वेश्चन कितने टाइम बाद होने वाला है, 52 क्वेश्चंस कब होने वाला है आपका, 52 क्वेश्चन के बाद 53 क्वेश्चन आपका कब होने वाला है। बेसिकली अगर आप आए वीडियो में और अगर आपको देखना है कि 54th क्वेश्चन का ही सोल्यूशन आपको देखना है, तो आप टाइमर पर क्लिक करके 54 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं 51th क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 273 केल्विन इज। तो ऑप्शन आपको दे रखे कुछ ऐसे, जैसे 18.40 एटीएम, 18.61 एटीएम, 18.68 एटीएम, 18.59 एटीएम। तो बेसिकली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपको तोड़ना है, मरोड़ना है और फिर इसका सॉल्यूशन आपको लिखना है। तो बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, सो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई, इसे हम पाई से डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, CRT। बेसिकली C क्या होता है आपका कंसंट्रेशन, R क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T आपका टेम्परेचर इन केल्विन होता है बेसिकली। तो C को हम लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन आपकी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और आर आपका यहाँ पर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी यहाँ पर टेम्परेचर है। सो पाई इज इक्वल्स टू एन बाय वी आर टी है। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू एन बाय वी आर टी है। तो क्या कर सकते हैं हम कि इस एन को, अभी नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है क्या होता है, वो होता है मास गिवन अपॉन मोलार मास। सो मास गिवन अपॉन मोलार मास। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, जैसे पाई को हम एक मॉडिफाइड इक्वेशन में लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि
नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं मास गिवन अपॉन मोलर मास, ओके, इनटू वी होगा बेसिकली, और यहाँ पर आपका इनटू होने वाला है आर टी। ओके, आर टी हम यहाँ पर लिख देंगे और आपका जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। बेसिकली इस फॉर्मूले को एक बार फिर से हम लिख देते हैं, जैसे पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका मास गिवन इनटू आर यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और यहाँ पर है आपका टेम्परेचर माय डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपका है मोलर मास को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर आपका है वॉल्यूम। तो बेसिकली जो आपकी लाइन है यहाँ पर 5% ऑफ, ओके, तो बेसिकली यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं जैसे 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। इसका मीनिंग क्या होता है बेसिकली, तो इस लाइन का मीनिंग यही होता है कि ओके, इसका मीनिंग यही होता है कि 5% सॉल्यूशन यानी 5 ग्राम ऑफ यूरिया in 100 ml of solution, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली ये आपका मास गिवन हो गया और ये आपका हो गया वॉल्यूम। सो वॉल्यूम को अगर हमें लीटर में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली ये आपका होने वाला है 0.1 लीटर। ओके, तो इसको हम इसको ये मेनली इसको इस जैसे ये ml में था इसे हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर आपका लीटर में कन्वर्ट हो करके ये 0.1 लीटर आ चुका है। तो अभी हमें बस फॉर्मूले में पुट करनी है हमारी वैल्यूज़ और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तो बस आपको सॉल्व करना है, जैसे कैलकुलेशन करना है, वो मेरा काम नहीं, वो आपका काम है, वो आप सॉल्व करेंगे। मैंने तो बस आपको रास्ता बता दिया कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं एमएसटी सीडी एग्जाम में। सो यहाँ पर मास होगा आपका 5 ग्राम इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इस केस में आपको यूज़ करनी है, बेसिकली आपको यूज़ करनी है माय डियर स्टूडेंट्स, वो होगी 0.0821। बिकॉज ये वाली वैल्यू हम क्यों यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज आपका जो वॉल्यूम है यहाँ पर हम लीटर में लेने वाले हैं और आपका जो टेम्परेचर है वो केल्विन में लेने वाले हैं, इसलिए हम ये वाली वैल्यू यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो आर हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे जैसे 0.0821, और इनटू टेम्परेचर कितना है आपका, जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन है, अपॉन 273 केल्विन है, और अपॉन क्या होगा बेसिकली इसमें जो अपॉन में आने वाला है वेट, जैसे ये आपका है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट नहीं, ये आपका है मोलर मास। ओके, ये मोलर मास है और यूरिया का मोलर मास जो होता है माय डियर स्टूडेंट वो 60 ग्राम होता है, 60 ग्राम। ओके, तो ये आपको पता ही होगा, जैसे 60 इंटू हम करेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका है इस केस में 0.1 लीटर। सो जब आप ये सब सॉल्व करेंगे तो आपका जो पाई है माय डियर स्टूडेंट वो आपका आने वाला है 16.68 एटीएम। सो आपका जो आंसर है वो आने वाला है 16.16 एटीएम, 16.68 एटीएम बेसिकली। सो ये आपका आंसर है माय डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का, और बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, 16.68 एटीएम। सो इसे एक बार हम मार्क कर देते हैं जिससे कि आपको भी समझ में आ जाएगा यार कि ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे डी ऑप्शन इस केस में आने वाला है। सो डी ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डेल एच एंड डेल यू आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। बेसिकली डेल एच क्या होता है हमारा एंथैल्पी चेंज, डेल यू क्या होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये कब बराबर नहीं होंगे, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये दोनों कब बराबर नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं जैसे डेल एच हमारा क्या है। सो डेल एच हमारा इस केस में है माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपका डेल एच है वो है आपका एंथैल्पी चेंज है, बेसिकली एंथैल्पी चेंज। ओके, सो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे अगर आपको ये वीडियो बहुत स्लो है, किसी के लिए यार ये स्लो हो सकता है, किसी के लिए यार है लेंदी हो सकती है, तो आप सभी को 2x पर भी यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जैसे 2x पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एंथैल्पी चेंज है, डेल एच का मीनिंग क्या है एंथैल्पी चेंज, और डेल यू का मीनिंग क्या है माय डियर स्टूडेंट्स। सो डेल यू का मीनिंग है बेसिकली डेल यू का मीनिंग है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
So basically change in internal energy. ओके तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको समझना होगा। इंटरनल एनर्जी को एक बार हम अच्छे से लिख देते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है आपका, और अगर आपको ये क्वेश्चन जब आपने सॉल्व किया होगा तब आपको ये क्वेश्चन शायद से नहीं आया होगा, लेकिन आपका ये क्वेश्चन बहुत इजी है। सो शुरुआत करते हैं इस सॉल्यूशन की। तो आप सभी को पता है माय डियर स्टूडेंट्स, एक रिलेशन होता है डेल एच और यू में होता है। सो डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू होता है, प्लस आपका होता है डेल एन जी आर टी। सो डेल एन जी इस केस में क्या है बेसिकली? सो डेल एन जी की अगर हम बात करें तो डेल एन जी आपका है नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। ओके, नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका डेल एन जी का मीनिंग है। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। सो डेल एन जी का मीनिंग ये है कि नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ये आपका डेल एच है, यहाँ पर आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है, और डेल एच आपका चेंज इन एंथैल्पी है। तो ये आपका रिलेशन है। तो बेसिकली इस केस में क्या होगा कि अगर आपका डेल एन जी, ओके, तो एक रिलेशन आपका यहाँ पर बनता है, तो आपको चाहिए कि आपका जो डेल एच है वो बराबर नहीं होने चाहिए। बेसिकली वो डेल एच इज नॉट इक्वल टू डेल यू होना चाहिए। तो ये बराबर नहीं होने चाहिए। ओके, आपको क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, तो इनके लिए कंडीशन क्या होगी? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि डेल एन जी जो होता है आपका माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तभी ये केस आपकी अप्रूव होगी। सो डेल एन जी अगर ज़ीरो है इस केस में, ओके, डेल एन जी यहाँ पर अगर ज़ीरो है तब डेल एच इज इक्वल टू डेल यू आ जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। ओके, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना होगा कि डेल एन जी की जो वैल्यू है वो कुछ ना कुछ तो आनी ही चाहिए। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले। सो ऑप्शन है हमारे पास, द रिएक्शन इन्वॉल्व्स नो गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा यार, हमें गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चाहिए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल। अगर ये नॉट इक्वल है मतलब डेल एन जी इज नॉट इक्वल टू जीरो आने वाला है। ओके, नॉट इक्वल टू जीरो आने वाला है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर हम बात करेंगे कि डेल एन जी इज नॉट इक्वल टू जीरो आता है, तब आपका डेल एन जी, डेल एच और डेल यू जो है वो नॉट इक्वल आएंगे। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, ओके, अगर ये जीरो आएगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए आपका ये जो आंसर है ये आपका मैच हो जाएगा बेसिकली डेल बी, सॉरी बी ऑप्शन आपका ये मैच हो जाएगा। इसे हम मार्क करके आगे बढ़ने वाले हैं और अभी शुरुआत करेंगे। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, नेक्स्ट ऑप्शन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट आर इक्वल। अगर ये इक्वल होंगे तो ये यार जीरो आ जाएगा बेसिकली डेल एन जी, तो ये डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू आ जाएंगे, तो ये हमें नहीं चाहिए। एंड द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन क्लोज्ड वेसल, ये भी आपका आंसर नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर है आपका बी। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका है बी माय डियर स्टूडेंट्स, बी। यहाँ पर हम इसे बी मार्क कर देते हैं। सो आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो हमारा अगला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज। ऑप्शन में आपको दे रखा है 6.023 इंटू 10⁻23, और बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो ऐसे आपके ऑप्शन है, तो आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं प्रेजेंट इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज। तो सबसे पहले हम आपको समझा दें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है आपके पास, उस ट्रिक को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और ट्रिक यही है कि अगर आपका NH3 यहाँ पर है तो इस NH3 में आपके एटम्स कितने होंगे? तो आप सभी को पता है यार, NH3 में आपकी जैसे एक नाइट्रोजन है और प्लस 3 हाइड्रोजन है, तो इसमें आपके एटम्स होने वाले हैं, वो आपके 4 एटम्स होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपके होंगे 4 एटम्स। ओके, अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है तो हमें बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। और NH3 में अगर 4 एटम्स हैं तो सबसे पहले हम इसके मोल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मोल से ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे मोल क्या होता है आपका कि मास गिवन अपॉन मोलर मास, तो मास गिवन है यहाँ पर 4.2 ग्राम 25 ग्राम ऑफ NH3।
और मोलर मोलर मास ऑफ NH3 क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन का मोलर मास होता है बेसिकली आपका होता है, बेसिकली क्या होता है यहाँ पर 17 नहीं होता, नाइट्रोजन का आपका होता है यहाँ पर 14। ओके। और अगर हाइड्रोजन की बात कर ले तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, मतलब 3 होगा यहाँ पर बेसिकली, तो ये मिलाकर हो जाएंगे 17। तो मोल्स आपके आ चुके हैं, तो आप सभी को पता है, एक ट्रिक के सहारे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी को क्या पता है कि एक मोल में आपके मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, तो 6.023 इंटू 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स आपके होते हैं, मॉलिक्यूल्स आपके होते हैं इन 1 मोल। ओके, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि आपकी 6.023 मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल में बेसिकली। अगर हम इसे सॉल्व करें अच्छे से, एक बार लिख दे तो आपको समझ में आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इन 1 मोल। तो यहाँ पर हमारे पास मोल है 4.25 अपॉन 17 हमारे पास यहाँ पर मोल्स है। तो इस मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं, तो बेसिकली हम क्या कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻⁻23 इंटू हम क्या कर देंगे 4.25 अपॉन 17 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिकली 4.25 अपॉन 17 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको सेशन स्लो हो रहा है आप सभी के लिए, तो आप इसे 2x पर देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूल्स इन गिवन मोल्स, इन गिवन मोल्स। तो आप नोट्स भी बनाते चले हमारे साथ। और अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप सभी को पता है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर एक मॉलिक्यूल है तो आपके पास एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल में आपके पास 4 एटम्स हैं। तो अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन NH3 इज अगर हमें ये पूछा है, तो हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ओके, तो हमें इसे सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सो 6.023 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 4.25 अपॉन 17 इंटू हम 4 कर देंगे, और ये ही आपका आंसर हो जाएगा बेसिकली। सो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 4.2 ग्राम ऑफ NH3 इज, ये आपका आंसर हो जाएगा। बेसिकली हम इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व हम डिफरेंट कलर से करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। सो सो 4 से ये 17 चला जाएगा, बेसिकली 4 4 जा 16 होता है, तो हम अप्रॉक्स कैलकुलेशन करने वाले हैं, अप्रॉक्स। ओके, तो यहाँ पर 4 से ये वाला 4 चला जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा बेसिकली 6.023 इंटू 10⁻⁻23 माय डियर स्टूडेंट्स 23। तो ये आपका आंसर है बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए मार्क करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे मार्क करके आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माय डियर स्टूडेंट्स, एन एलिमेंट X फॉर्म्स अ कंपाउंड ऑफ द फॉर्मूला XCl3 X2O5 Ca3X2 but does not form XCl5. So which of the following is the element X? बेसिकली क्या ये बोरॉन है, क्या ये एल्यूमिनियम है, क्या ये फॉस्फोरस है, क्या ये आपका नाइट्रोजन है? तो बेसिकली वी कैन सी, यहाँ पर हम देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि जो आपका एलिमेंट एक्स है, यहाँ पर हम आपके लिए लिख देते, जो आपका एलिमेंट एक्स है माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपका एलिमेंट एक्स है बेसिकली वो डज नॉट एग्जिस्ट करता है, वो डज नॉट एक्सीड्स इट्स कोवेलेंसी अप टू 5।
so that it does not have vacant d orbital। मतलब कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एलिमेंट्स डज नॉट हैव, जो आपका एलिमेंट एक्स है उसके पास वो एक्सीड नहीं कर सकता अपनी कोवैलेंसी अप टू 5 बिकॉज इट डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। ओके, उस एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो क्या एक्सीड करेगा उसकी कोवैलेंसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोरान के पास क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल है। यस, आपके पास जैसे बोरान के पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल, एल्यूमिनियम के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, फॉस्फोरस के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और नाइट्रोजन के पास आपकी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। इट डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। फॉस्फोरस के पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल, सिर्फ नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।